Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 3C of your Class 12 NCERT Legal Studies book. It is a marathon unit, the Unit 3. It has total 4 chapters and your book has total 14 chapters. ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 और उसके बाद में 6, 7, 8 ये तो सेपरेट यूनिट्स है। उसके अलावा यूनिट 3 के अंदर 4 यूनिट्स है, यूनिट 4 के अंदर 3 यूनिट्स है, 4A, B, C और 5 के अंदर 2 है। ठीक है, 5A थोड़ा लेंदी है, 4C थोड़ा लेंदी है, उसके अलावा नॉर्मल सी है, ऐसे कोई ज्यादा लेंदी चैप्टर्स नहीं है, ज्यादा टिपिकल चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, काफी अच्छे से ड्राफ्टेड यूनिट्स है एंड दिस ईयर आई हैव ट्राइड to cover each and every aspect which is given in your NCERT book. We are presently doing a one-shot revision series or a series for your CBSE Board 2026 exam of legal studies, which is scheduled on 10th of April 2026. So today we shall be doing the Unit 3C. It is going to be a one-shot explanation. The chapter's name is Law of Property, mainly Transfer of Property Act 1882 जो है वो इसके अंदर डिस्कस हुआ है। दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम सौरभ राज बिवाल। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू गो थ्रू द कंटेंट्स फर्स्ट। ये हमारा ट्रेडिशन भी रहता है कि हम कोई भी लीगल स्टडीज का चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले हम एक बार कंटेंट देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली है क्या इस चैप्टर के अंदर और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ केस लॉज है जो लास्ट ईयर वाली सीरीज के अंदर मिस हो गए थे लेकिन इस साल मैंने सारे कवर किए हैं। उसके बाद में लीगल डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन कुछ लॉज है। एक तो जनरल क्लॉजेस एक्ट है और एक बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक लॉ है, उसके अंदर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद में हम आ जाएंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, किस किस के पास पावर है, या तो मालिक या फिर ऑथराइज पर्सन एंड अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 18+A, साउंड माइंड, ये सारी चीजें। देन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, देन मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में प्रोसीजरल रोड मैप। प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। तो इसके अंदर देखो टोटल 4 प्रोसीजर्स दिए हुए हैं: अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, म्यूचुएशन एंड फाइनली पेमेंट ऑफ फीस। उसके बाद में जुडिशियल व्यू ऑन रजिस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये 2 डॉक्ट्रिन्स दिए हुए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। उसके बाद में मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर एक तो सेल है, एक लीज है, एक एक्सचेंज है और एक गिफ्ट है। ठीक है, सो these are going to be the topics that we are going to discuss today. अब ये जो येलो कलर के अंदर देखो, मैं एक चीज आपको साफ बता देता हूं, जब मैं कंटेंट्स डिस्कस कर रहा हूं तो येलो कलर सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब नोट्स आएंगे, एक्चुअल नोट्स जब आएंगे, वहां पे येलो कलर का मतलब आप समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने उसे येलो कलर के अंदर हाईलाइट किया है। Now moving forward with the first thing that we are going to discuss today is the introduction। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सा ही बताया हुआ है कि बिफोर द ब्रिटिश एरा इंडियन कम्युनिटीज फॉलोड द कस्टमरी लॉज फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। तो हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने फॉर्मल लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले हम हमारे कस्टमरी लॉज के हिसाब से चलते थे। कस्टमरी लॉज का मतलब यही है, सदियों से चली आ रही प्रथाएं या फिर ट्रेडिशंस, उनके हिसाब से ही हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉज को गवर्न किया जाता था। With the formal litigation, English judges initially applied the common law principles which often proved unsuitable for Indian conditions। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो जो इंग्लिश जजेस है, जैसे जैसे कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए 1860s के अंदर, ये कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जब आया था 1862 के अंदर, इनिशियल हाई कोर्ट्स बने थे। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स के अंदर ब्रिटिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर
ये जो ब्रिटिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स है ये अनसूटेबल थे टू द इंडियन कंडीशंस। अब इंडियन कंडीशंस को केटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ड्राफ्ट किया, कौन से ईयर के अंदर, 1870 के अंदर, और ये इनेक्ट हुआ 1882 में। अब आप एक चीज देख लीजिए कि इसको इनेक्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा कि जो लॉ 1870 में बन गया, 1870 में बन गया है, उसको इनेक्ट करने में 12 साल लग गए, समझ गए। तो इट वाज ड्राफ्टेड इन 1870 बट इनेक्टेड इन 1882, और हम इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहते हैं। ये एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि ये ड्राफ्ट कब हुआ था, मतलब बन के तैयार कब हो गया था। तो इसका आंसर आएगा ये 1872, और ये इनेक्ट कब हुआ था, इसका आंसर है 1882, समझ गए। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये आ सकता है। व्हाइल इट कवर्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्पेसिफिकली रेगुलेट्स द मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स। तो देखो इसके अंदर मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ जरूर है, जनरल प्रिंसिपल जरूर दिए हुए हैं, बट ये जो लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये बात करता है मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इनिशियली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करी जाती थी 1930 तक। 1930 के बाद में सेल ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ गए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेनली रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। ये बना था 1870 में बट इट वाज इनेक्टेड इन 1882। आई गेस आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आप ये देख लीजिए, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, लॉट मैनी प्रॉपर्टीज आर देयर, बट द वर्ड प्रॉपर्टी is not explicitly defined in the transfer of property act। जनरली क्या होता है, जैसे देखो इंडियन पीनल कोड या फिर बीएनएस के अंदर क्राइम की डेफिनेशन नहीं है, तो जनरली कई चीजों के ऊपर लॉ साइलेंट रहने की कोशिश करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई नई चीज अगर आ गई, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, बट आज से 20 साल पहले नोबडी न्यू कि भाई क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज आएगी। सो दैट्स व्हाई इन चीजों को डिफाइन करने से लॉ थोड़ा बचता है, क्राइम को डिफाइन करने से लॉ थोड़ा बचता है, क्योंकि आज के 50 साल पहले नोबडी न्यू कि कोई साइबर क्राइम नाम की चीज हमारे पास आएगी। अगर पहले ही डिफाइन कर दिया जाता और उस क्राइम के डेफिनेशन के अंदर साइबर क्राइम फिट नहीं होता तो इट वुड नॉट हैव बीन अ क्राइम इन इटसेल्फ, समझ गए। तो word property is not explicitly defined in the transfer of property act but carries extensive meaning compassing all descriptions, ठीक है, लेकिन इसका बहुत extensive meaning है। it includes tangible assets, tangible assets के अंदर क्या आ गया, houses, books। तो houses जो है वो immovable property है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और बुक्स वगैरह है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आती है, जैसे कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, समझ गए। तो प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, ये चीज आप ध्यान में रख लेना। दो लॉज है, एक तो जनरल क्लॉजेज एक्ट है और एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, वो डिफाइन करते हैं, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, और ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ भी है। अंडर सेक्शन 3 certain items like grass, growing crops and standing timber are excluded from the category of immovable property। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ग्रास हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, स्टैंडिंग टिम्बर, जैसे ये मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर जिस लकड़ी को यूज लिया जाता है ना, इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी ना मान के मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। ग्रास के ऊपर जो लॉ है वो थोड़ा सा ऐसे टिपिकल है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग स्टैंडिंग टिम्बर्स और ग्रास और क्रॉप्स, और इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग टिम्बर्स का क्या सीन है, तो स्टैंडिंग टिम्बर्स रेफर्स टू trees suitable for construction or house repairs such as teak, bamboo, shisham, babool, banyan। These trees are standing timbers। They are excluded from the category of immovable property। इनको movable property माना जाता है क्योंकि हम इनको सिर्फ इस काम के लिए उगाते हैं कि फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम इनको यूज में ले पाए। कन्वर्सली
fruit bearing trees like mango, jackfruit, jamun are classified as immovable property rather than standing timbers. तो यहाँ पे देखिए जो standing timbers है, यहाँ पे काफी सारी इमेजेस भी बनी हुई है, ये यहाँ पे हमारे काम आ सकती है। तो standing timber के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो इनके नाम लिखे हुए हैं, एक तो टीक नाम का कोई पेड़ होता है, बैम्बू इज यूज्ड वाइडली इन कंस्ट्रक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया, आई डोंट नो अबाउट सदर्न इंडिया, वहां पे क्या सीन है। शीशम जो है ये फर्नीचर वगैरह के अंदर काफी काम आता है। बबूल आई डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली यूज फॉर। तो ये जो पेड़ है ये जनरली किस काम में आते हैं? कंस्ट्रक्शन यूज में। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो फर्नीचर वगैरह के अंदर ये काम आते हैं। तो ये जो स्टैंडिंग टिम्बर हो गए ये कंस्ट्रक्शन यूज वगैरह के अंदर आते हैं, और हमारा इनको उगाने का मेन गोल यही रहता है कि हम इन फ्यूचर इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर यूज लेंगे। मतलब हम इस पेड़ को काटेंगे और इस पेड़ की लकड़ी को हम कंस्ट्रक्शन या किसी और तरीके के यूज में लेने वाले हैं। तो इनको हम क्या मानेंगे? बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। जबकि ये जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, जैसे मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, जामुन हो गया, फ्रूट बियरिंग ट्रीज जैसे आम का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, तो उसमें क्या होता है कि हर साल अप्रैल के आसपास उसके अंदर आम लगते हैं। अप्रैल मई जून गर्मी के सीजन में उसमें आम लगते हैं और हम उनको तोड़ते हैं और उसके बाद में वो पेड़ खड़ा रहता है। तो ऐसे ट्रीज को क्या माना जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टीपीए जो है, इसको मैं शॉर्ट में कई बार टीपीए भी बोलूंगा, ये टीपीए के अंदर आते हैं। तो एक बार वापस बता देता हूं फॉर द क्लैरिटी कि स्टैंडिंग टिम्बर्स जिनका गोल ही ये रहता है कि हम इस पेड़ को उगाएंगे और काट के बाद में यूज करेंगे, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जबकि जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज है जैसे मैंगो, जैक फ्रूट, जामुन, दे आर क्लासिफाइड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस डिस्टिंक्शन वाज हाइलाइटेड इन फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम 1980 का ये केस है, वेयर द कोर्ट कंफर्म दैट ट्रीज इंटेंडेड फॉर फ्रूट प्रोडक्शन आर रूटेड इन सॉइल एंड दस फॉर्म द पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस का नाम आप प्लीज याद रख लेना, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर केस लॉज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके आंसर को वेट देता है। अगर केस का नाम नहीं भी याद हो तो यू कैन राइट डाउन कि इन अ लैंडमार्क जजमेंट इट वाज डिसाइडेड। अगर मान लो केस भूल गए, जैसे फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम 1980, ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखने में अपने आप में, बट आंसर राइटिंग के अंदर ये काम आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें ये बात हुई थी, ये भी चीजें काम आ जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि जिन पेड़ों को हम सिर्फ मतलब उगाते हैं और काट के कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज लेते हैं वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जबकि फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो है जिनको हम लंबे समय तक रखते हैं उनको हम काटते नहीं है, वो किसके अंदर आते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और केस कौन सा है? फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम 1980 का केस है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स जो है ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे वीट की क्रॉप हो गई, बाजरा की क्रॉप हो गई, जवार की क्रॉप हो गई। अभी अभी आपने शायद आज 26 है, आज ही आपने ज्योग्राफी का पेपर दिया होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा क्रॉप्स क्या होती है। तो यहाँ पे क्रॉप्स आर बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आती है, वो टीपीए के अंदर कवर नहीं होती है। ग्रोइंग क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन टू बी कट एंड यूज्ड, दे डू नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए जिससे डील करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? घर, मकान या वो पेड़ जो लंबे समय तक टिकेगा। शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी प्लांट को आपने उगाया और उसको काट के यूज कर लिया, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और क्रॉप्स जो है जैसे वीट की क्रॉप हो गई, राइस की क्रॉप हो गई, हम उन्हें क्यों उगाते हैं? सीजनली उगाते हैं। सबसे पहले तो पेड़ उगा या वो पौधा उगा, उसने वो जैसे ही राइप हुआ हमने उससे गेहूं या चावल निकाल लिए, तो ये देखो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल शुगर केन और पान लीव्स आर ग्रोन ओनली टू हार्वेस्ट एंड सेल देम, सो दे आर यूजुअली ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रास इज नॉर्मली ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी बट इन अ केस, यहां पे एक चीज देखना, ये वाला जो पॉइंट है गाइस, ये आप बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना कि ग्रास जो है वो जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है इन दैट केस जब वो एक इंटीग्रल पार्ट है उस पर्टिकुलर एरिया का या उस पर्टिकुलर जहां पे वो उगा हुआ है, अगर इंटीग्रल पार्ट है। जैसे कोई क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो ग्रास है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट जनरली ग्रास को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है,
जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो शायद बेंगलोर के अंदर है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो शायद चेन्नई के अंदर है, उसके अलावा वेम्बले स्टेडियम जो एक फुटबॉल का स्टेडियम है जो लंदन के अंदर है, ओल्ड ट्रैफोर्ड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम ग्राउंड है। इन स्टेडियम्स के अंदर ग्रास जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां पे उसे क्या माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, वहां पे वो टीपीए के अंडर आएगा। बट जनरली ग्रास को एक मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ट्रीज जो है डिपेंड ऑन ओनर्स पर्पस। इफ ट्रीज आर kept to grow and stay on land, they are immovable property. If they are grown to be cut for wood, they are movable. trees के अंदर ये डिपेंड करता है, जैसे फ्रूट बियरिंग ट्रीज हो गए या फिर वो ट्रीज जो हम बेसिकली शेड के लिए यूज करते हैं, छाया के लिए यूज करते हैं, जैसे नीम का पेड़ है या फिर कोई और पेड़ है, तो इनको क्या माना जाता है, मतलब ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने कोई पेड़ उगाया और मेरा इंटेंशन है कि इस पेड़ को काट के मैं बाद में यूज करूंगा, तो इट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। अदरवाइज अगर मेरा इंटेंशन है कि ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, 50 साल 100 साल, जब तक ये टिका रहेगा तब तक टिका रहेगा, तो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इन चीजों से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑन प्रॉपर्टी। कुछ केस लॉज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इफ द इंटेंशन टू कट ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज मेक्स देम मूवेबल टिम्बर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केस लॉ आपके पास और आ गया, ये बात तो मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बाद इस बात के ऊपर वेट डालने के लिए या फिर इस बात के ऊपर अथॉरिटी डालने के लिए यू कैन साइट द केस ऑफ शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर इंटेंशन है कि इंडस्ट्रियल यूज में लेना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन के यूज में लेना है, तब तो मूवेबल टिम्बर है, और अगर उसको लंबे समय तक रखना है देन इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद में सुक्रे कुरदेप्पा वर्सेस गोंडाकुल 1872 ब्रिटिशर्स के टाइम का केस है ये। मूवेबिलिटी वाज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ थिंग टू सफर अल्टरेशन और मूवमेंट विदाउट इंजरी। तो देखो मूवेबिलिटी ऑफ ट्रीज के रिगार्डिंग ये जजमेंट था। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ से आपने आम तोड़ दिए, क्या उसके अंदर कोई अल्टरेशन हुआ? कोई अल्टरेशन नहीं है, वो पेड़ वैसा का वैसा ही है, बस कुछ फ्रूट्स आपने तोड़े हैं, समझ गए? तो उसको क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई बबूल का पेड़ है या फिर कोई ऐसी चीज जो फर्नीचर के अंदर यूज आनी है, तो उसको तो पूरा काटना पड़ेगा, तो उसके अंदर तो एक परमानेंट अल्टरेशन हो गया ना, तो दैट विल बी टर्म्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये देखो टंग ट्विस्टर सा लग रहा है, इमूवेबल मूवेबल इमूवेबल मूवेबल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको 1.5x या 2x मत करना, ट्राई करना इसको 1x पे सुनो ताकि आपको आराम से समझ में आए, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक टंग ट्विस्टर एंड इवन आई एम सफरिंग अ लॉट कि भाई मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मैं मूवेबल को इमूवेबल ना बोल दूं या फिर उल्टा ना कर दूं, समझ गए? तो इवन आई एम सफरिंग अ लॉट, तो इसको फास्ट पे मत देख के थोड़ा सा 1 वाली स्पीड पे देख लेना, नॉर्मल स्पीड पे देख लेना, ताकि आपको आराम से समझ में आए। दीज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्लैरिफाई डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, समझ गए? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लीगल डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इसको डिफाइन नहीं करता है, बट कुछ एक्ट्स है, कुछ लॉज है जो इसको डिफाइन करते हैं। तो पहला तो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, इसका सेक्शन 3 क्लॉज 25 एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रिकी एमसीक्यू सीबीएसई आजकल पूछता है। तो इट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड लैंड, benefits arising from land and things permanently attached to the earth। तो इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। वैसे तो काफी अजीब सी बात है कि भाई ये चीज जो है वो उस लॉ के अंदर होनी चाहिए ना जो एक एग्जैक्टली डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, बट नहीं, ये जो चीज है वो किसके अंदर दी हुई है? जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 25 के अंदर। और यहाँ पे देखिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया है। एक तो लैंड हो गया या फिर बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द लैंड। बेनिफिट्स कुछ भी हो सकता है, हाउस आपको शेड देता है, उसके अलावा रहने की जगह देता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। और द थिंग्स विच आर परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया। बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है,
मैंने किसी दूसरे के नाम पे जमीन खरीद ली, समझ गए, दिस इज बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब करप्शन वाला पैसा जिससे छिपाया जाता है, किसी दूसरे के नाम से जमीन वगैरह खरीदना। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी एज एनी काइंड ऑफ एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल इंक्लूडिंग राइट्स और इंटरेस्ट्स देयरिन। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी को बोला है कि कोई भी एसेट हो, भले ही टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, और राइट्स और इंटरेस्ट जिनके अंदर आ रहे हैं ये प्रॉपर्टी है, समझ गए। तो प्रॉपर्टी की दो डेफिनेशन हमारे पास है, एक तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 25 के अंदर, और एक बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988 आई गेस, हाँ ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये डेफिनेशंस आ रही है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई गेस मार्केटिंग तो नहीं आ गई, नहीं मार्केटिंग तो बाद में आएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग एन एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आइदर इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, ये जो डिपिक्शन है इसे बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 रेगुलेट्स दीज ट्रांसफर्स बिटवीन लिविंग पर्संस एंड सर्व्स एज अ कोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो ये बेसिकली रेगुलेट करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिटवीन लिविंग पर्सन, मरे हुए इंसान के बीच में तो ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में ही ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ये थोड़ा बहुत हेल्प आउट करता है। वैसे तो देखो आपने किसी को जमीन बेची है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होगा, बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एड करता है या हेल्प आउट करता है, समझिए, या फिर एक फर्दर लॉ है उसके ऊपर। वाइल this act provides a uniform legal framework, transfer through inheritance or succession are governed by specific religious laws and personal practices rather than this general legislation। तो वैसे तो देखो सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मामला इसके अंदर ही लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन अगर मान लो किसी की डेथ हो गई, अब वो जो प्रॉपर्टी है उस जिस इंसान की डेथ हुई है वो किसके पास जाएगी, ये पर्सनल लॉज के हिसाब से देखा जाता है। ये आपने आपके क्लास 11 की लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा भी होगा, समझ गए। Now moving forward with the next thing, that is regarding who can transfer a property। तो किस किस के पास राइट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, तो a valid transfer can only be made by a person who is competent to contract। आप competent to contract कौन होता है, 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। उसके बाद में the most important, the person who is transferring the property must either be the owner of that particular property or the authorized person to dispose of that property। समझ गए, या तो मालिक खुद या फिर वो इंसान जिसको ऑथराइज किया है मालिक ने, समझ गए। जैसे मान लो मेरे पापा ने, उनके पास जितने भी एसेट्स है उसमें से कुछ एसेट मेरे को दे दिए, समझ गए, मेरे को ऑथराइज कर दिया कि तू उन्हें ट्रांसफर कर सकता है, तो आई एम द ऑथराइज पर्सन, आई एम अबव 18, आई एम ऑफ साउंड माइंड, आई गेस ये तो आप बताओगे। उसके बाद में I am competent to contract because 18 plus age, sound mind, each and everything is there, and my father has given me the authority to dispose of certain properties, so I can do that, समझ गए। या फिर मेरे पापा जो मालिक है उस प्रॉपर्टी के वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। The party giving the property is the transferor, और जो रिसीवर है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरी कहते हैं। जो ट्रांसफर कर रहा होता है he is the transferor, the person who is receiving the property is known as transferee। Under section 8 the transferor conveys all the rights in the property to the transferee unless a different intention is expressed। तो जनरली क्या होता है कि जो ट्रांसफरर है, जो इंसान जमीन बेच रहा है, वो अपने सारे राइट्स उस जमीन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो उसको, जिस भी इंसान को जमीन बेची गई है ट्रांसफरी को, उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। दिस इज अबाउट हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is essentials of a valid transfer। valid transfer के essential क्या क्या है, तो it must involve two or more living persons, समझ गए। अगर मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी उसके फर्दर जनरेशंस को मिलती है, तो that is inheritance, that is not transfer of property, that is inheritance and succession, समझ गए। तो ये किसके बीच में होता है, वैलिड ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा लिविंग पर्संस के बीच में होता है। प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफरेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी कंब्रेंसेस, मतलब कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं चलना चाहिए। द ट्रांजैक्शन मस्ट नॉट हैव एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, नॉर इट शुड इन्वॉल्व एनी लीगली डिस्क्वालिफाइड पार्टी। तो इसका अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए और अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई जमीन है,
मैं किसी को भेजता हूं और बोलता हूं कि मेरे को 10 AK-47 राइफल चाहिए इसके बदले में, इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर बाय एनी मींस व्हाटसोएवर। द ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ इट। ये तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर से पहले वाली स्लाइड के अंदर ही हम पढ़ चुके थे। फाइनली ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन अटेस्टेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये हम आने वाली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अदरवाइज इफ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स देन मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। 300 रुपए प्राइस है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो यू कैन डू दैट। या फिर स्क्रीनशॉट से काम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next. So guys, I have a very important announcement regarding the notes and PDFs which I am using for this particular series. So all the notes and PDFs of all 14 chapters will be available for free to you all. ये सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। या तो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दैट इज क्लैटमैक्स, ठीक है। आप नॉर्मल क्लैटमैक्स भी लिखोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com और उसके ऊपर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और इन नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। Along with this, we have one another offer for you all, that all the students who are giving their board examination for legal studies will get 20 free tests from our side on our Android application. तो आपको हमारे ऐप के ऊपर 20 फ्री टेस्ट MCQ वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, MCQ वाले टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर वाले तो वही हो जाएगा ना कि चेक कौन करेगा उनको। ऑब्वियसली आई विल मेक स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑन लॉन्ग आंसर्स, बट MCQ वाले जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट सेक्शन के अंदर 20 टेस्ट फ्री में डले हुए होंगे। दे विल बी एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड बाय मी फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 लीगल स्टडीज एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नोट्स और PDF है वो फ्री रिसोर्सेज का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे। उसके बाद में भी मैं जो स्ट्रेटेजी वीडियोस जैसे ऑल केस लॉज सारे के सारे एक साथ कंपाइल्ड, सारे के सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस एक साथ कंपाइल्ड, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो भी आपको उन PDFs के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर PDFs होगी, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम ओवर देयर। अगर आपको कांटेक्ट करना और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है CLATMAXX.com और उसके अलावा हमारा जो ऐप है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्लैटमैक्स टाइप करना है। इतना टाइप करने के बाद में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, मोड ऑफ ट्रांसफर की हम बात करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो देखो जनरली तो वही है, बहुत सारी चीजें होती है, अटेस्टेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तब तो सीधा हो जाएगा, 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू है तो सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर डिपेंड्स लार्जली ऑन प्रॉपर्टीज वैल्यू। अगर 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू है तो ट्रांसफर मस्ट बी मेड वाया रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए से महंगी जमीन है, जनरली 100 रुपए से सस्ती जमीन तो क्या ही होती है। उसके बाद में फॉर ए टेंजिबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 रुपीज सिंपल डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज सफिशिएंट। अगर 100 रुपए से कम की जमीन है तो आप आराम से उसे ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी फॉर्मेलिटी के। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट, पेटेंट, इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, समझ गए। वैल्यू कितनी भी हो इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। दिस इज अबाउट मोड ऑफ ट्रांसफर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसीजरल रोड मैप। प्रोसीजर क्या है, लास्ट ईयर वाले वीडियो के अंदर ये मैं थोड़ी सी गलती कर गया था, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर 2 बार मैं बोल गया था, ऐसा नहीं। प्रोसीजर की अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और द TPA 1882। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स several critical legal stages to ensure validity. First essential step is determining the appropriate mode of transfer, ठीक है। अब appropriate mode of transfer determine करना क्या होता है, अगर 100 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी है तो ये सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। 100 रुपए से कम है तो ऑरली या फिर नॉर्मल रिटन फॉर्म में हो सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो अटेस्टेशन,
registration, mutuation, payment of fees and stamp duty. Each of these procedural milestones is discussed in detail in the following slides. ठीक है, तो अगली स्लाइड्स के अंदर हम इन्हें डिस्कस करते हैं. एक तो अटेस्टेशन है, एक रजिस्ट्रेशन है, एक म्यूचुएशन और एक पेमेंट ऑफ फीस है, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्या आ गया, अटेस्टेशन. अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है और ये लिखा हुआ कहाँ है, तो अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ टीपीए ऑब्वियसली, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अंडर सेक्शन 3, a registered instrument must be attested by at least 2 witnesses who affix their signatures to the document. आपको 2 गवाहों के साइन करवाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे देखो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रही है तो 2 विटनेसेस के साइन चाहिए. यहाँ पे देखिए 2 विटनेसेस के साइन यहाँ पे ये इन्हें कर रखे हैं, एक तो जॉन डोए है और एक जेन स्मिथ है. उसके बाद में the witnesses must sign with the specific intention to attest to the transfer. The legal requirement exists to ensure that the transfer was executed with the free will of the person giving the property. मतलब 2 गवाह होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि पता चले कि हाँ भाई सच में फ्री विल था, कोई भी ऐसे कोअर्जन मतलब डराना धमकाना इस तरीके की चीज नहीं थी. इट सर्व्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेस. वैसे क्या होता है कि जो अगली लाइन में लिखा हुआ होता है वो मैं पहले ही बोल जाता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग विद मी. फिर उसके बाद में आ गया रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. आप किसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे, सबसे पहले तो एक मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर डिसाइड किया, 100 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी है, मतलब रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अटेस्टेशन करवा लिया, सारे के सारे साइन करवा लिए, दोनों पार्टीज के साइन हो गए. फिर उसके बाद में आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे. बोथ द पार्टीज मस्ट बी प्रेजेंट टू साइन द डॉक्यूमेंट विच मस्ट क्लियरली स्टेट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, विटनेसेस के साइन होने चाहिए. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 का सेक्शन 17 लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड. तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट है, 100 रुपए से महंगी अगर प्रॉपर्टी है तो इसको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा. ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. इट इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस अफिक्सेस एन ऑफिशियल सील. अब देखो पहला क्या था, अटेस्टेशन. अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, विटनेस के साइन करवाना. उसके बाद में रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या आएगा, दैट इज म्यूचुएशन. म्यूचुएशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर जमा करवाना. मतलब जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, महानगर पालिका, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके पास जाके बताना कि भाई ये प्रॉपर्टी पहले इसके नाम पे थी, अब मेरे नाम पे हो गई है. तो वो भी चेंज करते हैं. उनके पास भी पूरे विलेज का, पूरे टाउन का, पूरी सिटी का एक मास्टर प्लान होता है जिसके अंदर वो चेंजेस करते हैं. तो आफ्टर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड वाया सीएल, गिफ्ट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ डील, इट मस्ट be recorded in the municipal records through mutuation. तो municipal records के अंदर जो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है, that is known as mutuation. थर्ड स्टेज क्या है, mutuation. This step ensures the new owner's name appears in the local government records for tax and administrative purposes. ये हो गया mutuation. mutuation का मतलब क्या है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, whatever it is, वहां पे जाके ये बताना कि ये हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया है, पहले ये प्रॉपर्टी एक्स के नाम पे थी, अब वाई के नाम पे हो गई है. लास्टली द ट्रांसफर रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लॉज ऑफ ईच स्टेट. फाइनली क्या होता है, स्टाम्प की ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है. स्टेट बाय स्टेट ये अलग अलग होती है. दिस इज द बेसिक प्रोसीजर टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सबसे पहले अटेस्टेशन. अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, विटनेस के साइन करवाना, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर करवाना, फिर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर करवाना, एंड फाइनली पेमेंट ऑफ द फीस और द स्टाम्प ड्यूटी. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब जुडिशियल व्यू ऑन रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा बहुत कोर्ट का क्या कहना है ये देख लेते हैं. मैडम पिल्लाई वर्सेस बदर काली एक केस हुआ था. इसके अंदर एक हस्बैंड ने 100 रुपए की कोई प्रॉपर्टी थी, वो अपने वाइफ को दे दी, और बाद में क्या हुआ, मेंटेनेंस के तौर पे दे दी. 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी, अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे दे दी. तो 100 रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी में तो वो प्रोसीजर लगता नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, या तो 100 रुपए या 100 रुपए से नीचे, प्रोसीजर तो लगेगा नहीं. फिर क्या हुआ, उसने वो सेम लैंड किसी दूसरे इंसान को बेच दी और सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए. कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वाइफ हैड ऑलरेडी रिसीव्ड वैलिड ओनरशिप थ्रू द ओरल ट्रांसफर बिकॉज वैल्यू कितनी है, 100 रुपए. समझ गए.
Even though the transfer was not registered, it was accepted because it was given for our maintenance. This case shows that although registration is generally required, court may accept an oral transfer in special family situation, especially when it is related to maintenance rights. And the catch point over here is the value of the property, that was 100 rupees, so that's why it can be transferred orally. समझ गए? This is judicial view on registration. केस का नाम क्या है वापस देख लो, मैडम पिल्लाई वर्सेस बदरकाली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. अब दो डॉक्ट्रिन दिए हुए हैं, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सेक्शन याद रख लेना यार, ये सेल, लीज और एक्सचेंज और उसके अलावा जो भी गिफ्ट है, इनके जो सेक्शंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस सेक्शन 51, ये सेक्शंस की एक लिस्ट बना लेना जब आप पढ़ो, ठीक है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन रिक्वायर्स अ पर्सन टू एक्सेप्ट बोथ बेनिफिट एंड बर्डन इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है. इसका एक लीगल मैक्सिम भी है जो अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे. वन कैन नॉट एक्सेप्ट द एडवांटेजेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हाइल रिजेक्टिंग इट्स ऑब्लिगेशंस. मतलब अगर आपने कोई जमीन खरीदी है तो उसके साथ जो एडवांटेजेस है वो तो आपको मिलेगी, बट डिसएडवांटेजेस भी आपको भुगतने पड़ेंगे. जैसे मान लो आपने कोई रोड साइड जमीन खरीदी, रोड साइड जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इट इज वन ऑफ द एडवांटेज, बट द डिसएडवांटेज इज कि शोर बहुत ज्यादा होता है. समझ गए? तो ऐसा नहीं है आप उसको कह दो भाई ये शोर मेरे को नहीं चाहिए, ये जमीन मेरे को चाहिए. भाई शोर तो आएगा ही ना यार, अगर रोड साइड जमीन खरीद रहे हो तो. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको बियर करने पड़ेंगे व्हाइल यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी. फॉर इंस्टेंस, इफ ए ट्रांसफर्स अ हाउस एंड अ गार्डन टू बी इन वन डीड, बी मस्ट एक्सेप्ट बोथ और नन. या तो दोनों एक्सेप्ट करो या फिर दोनों ही रहने दो. जैसे यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक हाउस बना हुआ है, काफी सुंदर सा हाउस बना हुआ है और बगल में एक गार्डन है. अब यहाँ पे कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे को बस ये हाउस चाहिए, गार्डन नहीं चाहिए, या फिर कोई बोल रहा है मेरे को बस ये गार्डन चाहिए, हाउस नहीं चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता. खरीदना है तो पूरा खरीदो, या फिर नहीं खरीदना तो कुछ मत खरीदो. इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे रहता है. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. इसके कुछ लीगल मैक्सिम्स भी है जो हम डिस्कस करते हैं. तो एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट. तो यहाँ पे देखो, डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड द लैटिन मैक्सिम क्विड क्वाड एप्रोबो नॉन रिप्रोबो. एक लैटिन मैक्सिम है, याद कर लेना, लिख लेना. Quod approbo non reprobo, meaning that which I approve I cannot disapprove. In legal terms, this means one cannot approbate and reprobate or एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पार्ट्स ऑफ द सेम इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कोई एक सेम चीज के ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बाकी दूसरी चीज मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो पूरा एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना है तो पूरा रिजेक्ट करो. एक केस भी दिया हुआ है, एज एस्टेब्लिश इन कूपर वर्सेस कूपर, एन इंडिविजुअल रिसीविंग द बेनिफिट अंडर अ विल और अ डीड इज ऑब्लिगेटेड टू गिव फुल इफेक्ट टू दैट एंटायर इंस्ट्रूमेंट. समझ गए? तो अगर मान लो कोई विल से आपको जमीन मिल रही है, किसी की विल से किसी एक इंसान को जमीन मिल रही है अपने फादर की विल से, मतलब किसी के फादर की डेथ हो गई और उसके पिताजी की विल से उसे कोई जमीन मिल रही है, लेकिन उसके फादर के ऊपर थोड़ा बहुत लोन था. तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लायबिलिटीज भी और एसेट्स भी. समझ गए? ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की जमीन मिल गई वो तो मैं ले लूंगा लेकिन 5 लाख का लोन था वो मैं नहीं चुका रहा, ऐसा नहीं होगा. अगर आपने वो 1 करोड़ की जमीन एक्सेप्ट करी है तो आपको 5 लाख का लोन भी चुकाना पड़ेगा. दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 ऑफ द टीपीए. सबके लिए एक और अनाउंसमेंट था that CLATMAX tutorials is starting with our own CLAT courses for CLAT 2027 as well as CLAT 2028. तो जो बच्चे अभी 11th के अंदर है या फिर 12th के अंदर आए हैं और जो बच्चे 12th पास करके CLAT के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, हमारे पास उन सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है. इनके फीचर्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूं. दे विल बी एक्सपर्ट क्यूरेटेड CLAT कोर्सेज जिसके अंदर लीगल और जीके मैं पढ़ाऊंगा. उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मेंटर्स आपके पास होंगे. रोज ऑनलाइन क्लास होगी, संडे विल बी ऑफ. उसके अलावा रोज ऑनलाइन क्लासेस आपकी होगी. पर्सनलाइज मेंटोरशिप. तो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया. और उसके अलावा भी आई हैव मेंटोर्ड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री. सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा. जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स आती है या फिर वर्कशीट्स आती है वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर डिलीवर करी जाएगी. उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये मेरा एथिक्स के अंदर ही रहा है कि जितने प्राइस आपकी लग रही है आपको उतना ही चार्ज करना है. ठीक है,
पैसा कमाना मेन गोल नहीं है, सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और सबसे अच्छी रैंक्स बच्चों की निकाल पाना हमारा मेन गोल है। अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस करने हैं देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट टू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन दैट इज CLATMAXX, ठीक है। आपको सिंपली ये टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अलावा यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये वेबसाइट एग्जैक्टली अगर आप विजिट करोगे तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे काफी हो गए, जैसे क्लैट PYQ हो गए, मंथली जीके कंपेंडियम होगा वो भी फ्री में होगा वहां पे। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी करनी है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और उसके अलावा जो और कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। सो दीज आर द अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड। द प्राइसेस विल बी वेरी अफोर्डेबल, you will get printed notes delivered at your home, you will get personalized mentorship, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज एंड आई विल मेक योर शेड्यूल एज वेल, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है बच्चों की शेड्यूलिंग के ऊपर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक योर शेड्यूल्स एज वेल कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके मॉक के अंदर मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू विल गेट प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम आवर साइड एंड आवर टीम। सो दैट इज अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर वीडियो विच वी वर फॉरवर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस कहां दिया हुआ है? सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट। तो डॉक्ट्रिन प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिव लिटिगेशन इफ इट अफेक्ट्स द राइट ऑफ द पार्टी टू द सूट। तो अगर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रहा है, आप उसे बेच या खरीद नहीं सकते, इसका मतलब यही है। एक लैटिन मैक्सिम है, उट लाइट पेंडाई क्या लिखा हुआ है यार, पेंडेंटे निहिल इनोवेटर, मीनिंग नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। अगर किसी जमीन के ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप उसे बेच या खरीद नहीं सकते। नथिंग न्यू कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम, दैट इज उट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेटर। दिस ensures that the court's final decision is not undermined by property transfers during the trial. To apply this doctrine, a suit involving immovable property must be pending in a competent court and must not be collusive. The right to property must be directly in the question. मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, कोई छोटी मोटी चीज के ऊपर केस हो जाए, समझ गए। मतलब मान लो कि बिजली के बिल का केस हो रखा है और फिर कोई कह दे कि लिस्ट पेंडेंस के अंडर आप ये जमीन नहीं बेच सकते। बिजली के बिल का केस अलग है, राइट टू द प्रॉपर्टी का केस अलग है, समझ गए। तो अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी के राइट के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है तब आप उसे नहीं बेच सकते। कोई छोटे मोटे केस अगर हो रखे हैं तब तो चलेगा, ठीक है। मान लो कोई न्यूसेंस का केस चल रहा है, प्राइवेट न्यूसेंस का केस चल रहा है कि भाई ये लोग शोर बहुत ज्यादा मचाते हैं, और फिर आप वो जमीन नहीं बेच सकते, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर राइट टू द प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रहा है कि इसका असली ओनर कौन है, ऐसा कोई केस चल रहा है, तो आप उस जमीन को नहीं बेच सकते अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। जो लीगल मैक्सिम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेटर। इसका मतलब क्या है? नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। उसके अलावा सेक्शन जो है 52 है, लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट। आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस। अब नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मोड्स क्या क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिकॉग्नाइजेस सेवरल डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ कन्वेइंग द ओनरशिप एंड इंटरेस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया सेल, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट। ईच मोड हैज स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन हो गया, रेंट हो गया, प्राइस हो गया, whatever the thing is. Detailed explanation of these four major mode of transfer will be presented in the upcoming slides. तो चार मोड ऑफ ट्रांसफर है, लिख लीजिए, सेल, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट। तो सबसे पहले क्या आ गया? सेल। सेल कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 54 ऑफ टीपीए के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस याद रखना इनका। सेक्शन 54 ऑफ टीपीए किसके बारे में बात करता है? सेल के बारे में बात करता है। अ सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड इन द मनी। मतलब आपने पैसे लेके कोई जमीन किसी को बेच दी, समझ गए? दैट इज सेल। द पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज द सेलर, और जो इंसान खरीद रहा है वो बायर है। Essentials include two competent parties, an existing property and money as the consideration। और सारे की सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वो जो बताई थी ना मैंने आपको, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में म्यूचुएशन एंड फाइनली पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, वो तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ ए सेल्स अ हाउस टू बी फॉर 2 लाख, ए इज द सेलर और 2 लाख इज द प्राइस और द कंसिडरेशन। तो पहला चीज क्या है? सेल, सेक्शन 54। अब आ गया लीज। लीज का मतलब है किराए पे देना।
रेंट करना, किसी भी जमीन को रेंट आउट करना लीज होता है। अंडर सेक्शन 105, सेक्शन याद रख लेना यार प्लीज, ठीक है। लीज का सेक्शन क्या है 105। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर लेसर, लेसर का मतलब क्या होता है, जो इंसान मालिक है, ट्रांसफर्स द राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द लेसी फॉर स्पेसिफिक टाइम इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड रेंट। तो जनरली क्या होता है, जो मालिक होता है जमीन का, वो किराए पे दे देता है, अपनी जगह को रेंट पे दे देता है फॉर पीरियोडिक पेमेंट, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, जनरली तो मंथली होता है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बस राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। इट डज नॉट ट्रांसफर द फुल ओनरशिप। द लेसी कैन ऑल्सो सबलेट द प्रॉपर्टी, मतलब मान लो मैंने रेंट पे ली, किसी दूसरे को सबलेट भी कर दिया टू अ सबलेसी इफ द एग्रीमेंट अलाउज, अगर ये एग्रीमेंट अलाउ करता है तभी। दो द ओरिजिनल लेसी रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लैंडलॉर्ड फॉर ऑल लीज ऑब्लिगेशंस। तो लीज का सेक्शन जो है वो आप याद कर लेना, दैट इज 105 ऑफ द टीपीए, और इसका मतलब होता है कोई भी जमीन किराए पे देना या रेंट पे देना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर क्या है कि आप किसी जमीन के बदले जमीन या कोई घर के बदले जमीन ऐसा कुछ कर रहे हो, पैसों के बदले में आप ट्रांसफर नहीं कर रहे। सेक्शन 118, इसका जो सेक्शन है वो 118 ऑफ टीपीए है। एन एक्सचेंज अकर्स व्हेन टू पीपल म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, अनलाइक सेल वेयर द कंसिडरेशन इज मनी, इन एक्सचेंज द कंसिडरेशन इज अनदर प्रॉपर्टी। इस पिक्चर के अंदर ये साफ साफ दिख रहा है, मनी इज नॉट द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे इस घर के बदले में ये घर आ गया, ठीक है। इस इंसान ने ये कर दिया और इसको ये मिल गया, समझ गए, दैट इज एक्सचेंज। उसके बाद में फॉर इंस्टांस, अगर ये चीज हट सकती है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा। तो ए ने बी को क्या ट्रांसफर किया, ये घर ट्रांसफर किया, और बी ने वट एवर इट इज यार, जो भी है आप देख लेना, समझ में आ गया होगा आपको शायद, ठीक है। घर के बदले खेत ले लिया या फिर खेत के बदले खेत। फॉर इंस्टांस इफ ए गिव्स हिज कॉटेज टू बी इन रिटर्न ऑफ बीज फार्म, इट इज एन एक्सचेंज। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट थिंग, दैट इज गिफ्ट। इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज गिवन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मेरे फादर ने मेरे को कुछ गिफ्ट किया या आपके फादर ने आपको कुछ गिफ्ट किया, दैट इज परफेक्टली लीगल, बट इट शुड बी डन with the proper legal requirements satisfied, ठीक है। अंडर सेक्शन 112 ऑफ द टीपीए सेक्शन याद रख लेना, a gift is the voluntary transfer of ownership made without any consideration like money or property। a voluntary transfer है out of natural love and affection, a person giving the gift is donor, और जो रिसीव कर रहा है वो डोनी है। gift must be accepted by the donee during the donor's lifetime, if the donee dies before accepting the gift becomes void। मतलब जो इंसान आपको गिफ्ट दे रहा है उसके मरने से पहले सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए गिविंग अ कार टू बी फॉर फ्री इज गिफ्ट वंस बी एक्सेप्ट्स इट, या फिर कोई जमीन भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, इट इज गिवन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसे रिकॉग्नाइज करता है। वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यूनिट 3C of your class 12 NCERT legal studies book. If you liked this video, don't forget to like the video and hype and subscribe to the channel. Thanks a lot for attending. See you with the next one, that will be intellectual property rights, that is unit 3D. See you with the next one guys. See you. Bye.